नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय नवीन लांबा में। आज हम आप लोगों के लिए हरियाणा जीके का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आगामी एग्जाम सीटी के लिए जो एग्जाम होने वाला है। और हरियाणा पुलिस में अभी हाल फिलहाल में 20 नंबर की हरियाणा जीके बताई गई है। उस हरियाणा जीके की सीरीज को आज हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। और हरियाणा जीके भी एक ऐसी सीरीज रहेगी जो बिल्कुल फ्रेशर बंदा है ना, उसके लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है। और हरियाणा पुलिस वाले जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी बहुत मायने रखेगी, क्योंकि ये हरियाणा जी की एक ऐसी रहेगी जिसमें आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए जो प्रयास चलेगा कि एग्जाम कंपटीशन एग्जाम को बुक फ्री किया जाए, उसी को देखते हुए यानी कि अब आप लोगों को एक और सिर्फ चाहिए, एक तो 100 रुपये वाला रजिस्टर और 2 या 3 आपको कलरफुल पेन, जिससे हमारे पास हमें सिर्फ और सिर्फ नोट करना होगा और याद करने का काम किया जाएगा। चलो अब हम हमारे पर क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा हरियाणा का उदय। और हरियाणा का उदय किन परिस्थितियों में होता है, इन चीजों को भाई हम बहुत अच्छे से इतिहास के साथ में रिलेट करेंगे। और क्या क्या चीजें, क्या क्या घटना कब किस समय घटती है। हरियाणा का उदय, जो हरियाणा का उदय हुआ है, इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं। और राजनीतिक कारणों में जो जो घटनाएं समय समय पर घटी है, उनसे संबंधित जो बातें होंगी आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1750 के आसपास, जब हम पूरे इंडिया में ये चीजें देख पा रहे हैं कि हमारे पास में क्या चीजें आ रही हैं। हम बात करते हैं 1754 की। 1754 में हमारे पास दिल्ली का राजा हुआ करता था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। और यहाँ से बात अब इस समय क्या था, जो मुगल शासक थे उनकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो रही थी। और नीचे से जो मराठे थे, मराठों का संबंध कहाँ से माना जाता है, महाराष्ट्र से। तो यह जहां से महाराष्ट्र यहाँ पर है और इनकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो ये क्या कर रहे हैं अभी, अब उत्तर की ओर कब्जा करना स्टार्ट कर रहे हैं। और मुगलों भी कमजोर हो रहे हैं, उनका फायदा भी आसानी से उठा रही हैं। तो अब बात आती है, जब हमारे पास हरियाणा का उदय है तो हरियाणा के साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो बात आएगी 25 अक्टूबर 1754 की। इस समय क्या होता है कि आलमगीर द्वितीय से हरियाणा का कुरुक्षेत्र मराठों के अधीन कर दिया जाता है। और जैसे 1754 में कुरुक्षेत्र को मराठों के अधीन किया जाता है, उसी प्रकार से जब ये मराठे और ज्यादा शक्तिशाली होंगे तो आगे चलते चलते 56-57 में क्या कर लेंगे, ये हरियाणा को पूर्णतः अपने अंडर में कर लेंगे, क्योंकि अब ये शक्तिशाली हो चुके हैं। और इधर से क्या हो रही है, अभी मुगल कमजोर होते जा रही है। ये दो बेसिक सी बातें रहेंगी। अब देखते हैं अभी उनसे पहले आगे की बात आगे रहेगी, क्या चीजें आती हैं। यानी कि सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है हमारे पास में कि 25 अक्टूबर 1954 को आलमगीर द्वितीय ने कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया। आलमगीर द्वितीय ने कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया है जी, दे दिया। फिर बात आती है 1756-57 की। इस समय मराठे पूर्ण रूप से हरियाणा पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि हरियाणा पूर्ण रूप से मराठों के अधीन। हरियाणा पूर्ण रूप से मराठों के अधीन। अब ये चीजें चलती जाएंगी भी, मतलब अपना हरियाणा 1756-57 में अब पूर्ण रूप से मराठों के अधीन हो चुका है। दिल्ली का राजा मुगल है, आलमगीर द्वितीय हैं, ये सिर्फ नाम मात्र के यहाँ पर बैठे हुए हैं।
अब जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हमने एक युद्ध का नाम सुना है, और इस समय कलकत्ता में कौन आ चुके हैं? अंग्रेज। और यहां पर हम एक युद्ध का नाम भी सुनते हैं, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब होता है हमारे पास? प्लासी का युद्ध, ये युद्ध 1757 में होता है अंग्रेजों के मध्य में और सिराजुद्दौला के बीच में। और इसी समय जब ये युद्ध होता है तो इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेज क्या करते हैं भी, अब धीरे धीरे शक्तिशाली होते जाएंगे। युद्ध जीतने के बाद में अपना एरिया कब्जाने की ओर आगे चलेंगे, यानी कि अपने एरिया में बढ़ोतरी करते चलेंगे, कब्जा करता चलेंगे। और इसी समय जैसे ये 4 साल बीतेंगे, इधर से एक तीसरी लड़ाई भी होती है जिसको हम बोलते हैं भी पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ये किस किस के मध्य में होता है? ये अहमद शाह अब्दाली और एक मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ। अब हमारे पास में एक नया ट्विस्ट आ चुका है कि 1757 में जो अंग्रेज आए हुए हैं वो तो एक युद्ध जीत चुके हैं, और इधर से जो मराठा शक्तिशाली थे 1761 में वो युद्ध क्या है? हार चुके हैं। अब भी नया ट्विस्ट क्या आएगा? मुगल है ये एज इट इज है, कमजोर से हो रहे हैं, बैठे हैं बेचारे, जैसे इनको चला रहे हैं ये चल रहे हैं, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। जब हमारे पास में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, इसमें मराठे युद्ध हार जाते हैं। भी युद्ध हारेंगे तो क्या होगा? इनकी शक्तियां कमजोर होंगी। ये 4 साल पहले एक युद्ध अपना जीत चुके हैं, प्लासी का युद्ध, जो कि भागीरथी नदी के किनारे हुआ, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। तो अब हमारे पास में ये कमजोर, ये शक्तिशाली, तो अभी क्या करेंगे? इधर से इधर अपने एरिया को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे भी अपना एरिया बढ़ोतरी करते चले, जिससे क्या होगा भाई? क्यों? अंग्रेज आ रहे हैं तो अपना भाई छोटे एरिया के बाद में फूट डालो, शासन करो, किसी तरह से भी आप युद्ध करो, कुछ भी करो, हमें क्या चाहिए? भी एरिया चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जगह पर हमें राज सत्ता चाहिए, ये चीजें चलती जाएंगी। तो अब हमारे पास में 2 चीजें हैं कि शुरुआत होती है हमारे पास हरियाणा से कि 25 अक्टूबर 1854 को आलमगीर द्वितीय ने कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया था, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद जब मराठों को एक चीज दे दी गई तो व्यक्ति की भी संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो संतुष्टि नहीं हो पाती है तो वो क्या करते हैं? ज्यादा एरिया कब्जाने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि 56-57 में हरियाणा पर उन्होंने जबरदस्ती पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। अब ये चीजें आगे चलती गई, जैसे ही हमारे पास में 1761 आता है तो 1761 में एक घटना होती है जिसको हम बोलते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का थर्ड युद्ध। और इसका क्या परिणाम होता है? कौन कौन आते हैं? अहमद शाह अब्दाली, वर्सेज सदाशिवराव भाऊ। और इसका परिणाम क्या होता है? अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं भी, और सदाशिवराव भाऊ ये युद्ध स्थल में मारे जाते हैं। इनकी जीत और इनकी हार 1761 में। और इधर से 4 साल पहले एक प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत चुके हैं भी। अब जैसे ही ये थोड़ा सा तो यहाँ से क्या हो गया, इधर इनका एक तो मुख्य राजा मारा जा चुका है, और यहाँ पर अब एक राजा और शक्तिशाली बैठेगा जिसका नाम है महाजी सिंधिया। ये भी बहुत शक्तिशाली था। इन्होंने अपने समय शासन काल में जो भी जगह थी, एरिया था, उनको कब्जाए रखने में बहुत अपनी कुशलता पूर्वक योग्यता दिखाई थी। जैसे ही 1794 में क्या होगा भी, मांझी सिंधिया की मृत्यु, तो अंग्रेजों को भी क्या होगा, अब बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में जो भी मराठा शासक बनेंगे वो कमजोर वाले होते हैं भी। 1794 में मराठा सरदार महाजी सिंधिया की मृत्यु। महादजी सिंधिया की मृत्यु। ये चीजें अब हमारे पास में ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जो मराठा सरदार जो भी बन रहा है ये कमजोर दिल के हैं। अब ये क्या करेंगे भी, संधियां करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा बहुत कुछ युद्ध भी करेंगे, जिसका परिणाम क्या भी अब हार ही देखने को मिलेगी। अब हमारे पास में एक संधि होती है 1803। अब मराठा सरदार बन चुके हैं दौलत राव सिंधिया, जिसमें से क्या होगा,
हरियाणा को अब अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और उसके पीछे परिणाम क्या होता है। एक युद्ध पूछा जाता है बहुत बार कि ये कौन से युद्ध के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को देना पड़ा था। वो एक जगह आती है लासवाड़ी। लासवाड़ी कहां पर है, ये एक यूपी में है। बात इन्हीं की चलती रहेगी इस प्रकार से ये चीजें। यहां पर दिल्ली, अब हमारे पास में मराठा सरदार है दौलत राव सिंधिया। बात आ चुकी है कब की, 1803 की। बहुत समझने वाली बात है, दौलत राव सिंधिया। और इधर से एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं जिसका नाम है जनरल लेक। जनरल लेक, जनरल लेक को जिम्मेवारी देते हैं कि आप उत्तर भारत को जीतिए, कैसे भी जीतिए, साम दाम दंड भेद, वो जिम्मेवारी आपकी रहेगी। तो इसमें क्या करते हैं अभी 1803 में ये युद्ध जीतने के लिए चला जाता है। तो युद्ध जीतने के बाद में ये आगरा जो यूपी का क्षेत्र आता है, थोड़ा बहुत अलीगढ़, ये राजस्थान वाला भरतपुर भी ये जीत चुके हैं। और उसमें एक जगह आती है यूपी में लासवाड़ी। ये लड़ते लड़ते वहां पर चले जाते हैं। जगह कौन सी आएगी, लासवाड़ी। और लासवाड़ी में एक युद्ध होता है दौलत राव सिंधिया वर्सेस जनरल लेक, जिसमें से दौलत राव सिंधिया उसमें हार जाते हैं। और हार कर अंत में एक संधि करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं अभी सुरजी अंजनगांव की संधि। और ये सुरजी अंजनगांव की संधि कब होती है, ये भी साल की बिल्कुल एंड में होती है, 31 दिसंबर 1803, यानी कि सर्दियों में जड़ में ये संधि होती है। तो हमारे पास में क्या होगा, 1803 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन। हरियाणा अंग्रेजों के अधीन। और इसका किसका परिणाम है, ये जो युद्ध की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि लासवाड़ी युद्ध। और लासवाड़ी जगह कहां पर है, यूपी। यूपी में दौलत राव सिंधिया की हार, युद्ध में दौलत राव सिंधिया की हार, इसका परिणाम आता है। और ये परिणाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अब ये चीजें चलती रहेगी। 1803 में क्या हुआ, अंग्रेजों के अधीन हो चुका है। और क्या होता है कि लासवाड़ी का युद्ध जिसमें दौलत राव सिंधिया हार चुके हैं, और यहाँ पर एक संधि होती है 1803 में जिसको हम बोलते हैं सुरजी अंजन गांव की संधि। सुरजी अंजन गांव की संधि। और ये कब होती है, और ये है कहां पर गांव भी एक बार ये भी पूछा गया, ये महाराष्ट्र में। क्योंकि मराठे कहां थे, महाराष्ट्र में। अब अंग्रेज अधिकारी दो यहां से लड़ रहे हैं, चलो लड़ने के बाद में बोले कि हम चलो समझौता करते हैं। और समझौता कब होगा, टेबल पे होगा। और टेबल पे भी चाय पानी के साथ में ये चीजें चलती रहेंगी, जिसमें से हरियाणा क्या कर दिया जाता है अभी, अब अंग्रेजों के अधीन आधा ही हरियाणा आता है, भी पूर्ण रूप से हरियाणा नहीं आ पाता है, जिसको हम देखेंगे भी बाद में भी कौन सा आया और क्या क्या परिणाम रहा था उसका, अभी जिक्र जस्ट चलते रहेंगे। तो हमारे पास में सुरजी अंजन गांव की संधि ये होती कब है, 31 दिसंबर 1803। और ये डेट भी पूछी गई है 1803। ये चीजें बहुत अच्छी डेट है भाई। अब हमारे पास में अंग्रेज अधिकारी क्या करेंगे कि ये संधि पूर्ण रूप से अधिकार न होकर कुछ अधिकार इसका मराठों का भी रहा था, कुछ अधिकार यहाँ पर क्या कर दिया गया, मुगलों का भी है, और कुछ अधिकार अंग्रेजों का भी है। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों ने एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल फिलहाल में जो 56-57 का एग्जाम हुए थे उसमें, कि राजकीय रूप से हरियाणा को अंग्रेजों ने दो भागों में कब बांटा था। वो बात आती है 1805 की। और वही यहीं से उठकर वो प्रश्न आया था कि अब हमारे पास में हरियाणा पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन ना होकर क्या हो चुका है, अभी कुछ 2-3 हिस्सों में बंट चुका है।
एक तो इधर मराठों के अधीन है और थोड़ा बहुत ये जो दिल्ली के आसपास का एरिया, तो अब तो मराठों के अधीन, अंग्रेजों के अधीन हो चुका है, जो कि मुगलों के अधीन था दिल्ली वाला, और थोड़ा बहुत मराठों के अधीन भी रहता है। इसीलिए इन्होंने 1805 में हरियाणा को अंग्रेजों ने राजकीय रूप से 2 भागों में बांटा था। 1805 में हरियाणा को राजकीय रूप से 2 भागों में बांटा। राजकीय रूप से 2 भागों में बांटा। अब वही बात आ रही है कि अंग्रेजों को भी आधा हरियाणा हाथ लग चुका है, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, तो हरियाणा को अब क्या करेंगे, ये भी पूर्ण रूप से अपना अधिकार भी करेंगे। जैसे इन्होंने 1754 में तो एकमात्र कुरुक्षेत्र मिला था, लेकिन 4 सालों के बाद में उन्होंने 56 में पूर्ण रूप से हरियाणा कब्जा लिया, क्योंकि वो शक्तिशाली हो रहे थे, मुगल कमजोर हो रहे थे। अब इन्हीं पे ये बात उल्टी आ रही है, क्योंकि जैसा करना वैसा भरना, ये चीजें तो होती रहती हैं। तो हमारे पास में क्या होगा, अब अंग्रेज थोड़ा सा आधा हरियाणा आ चुका है और हरियाणा को भी कब्जा कर लेते हैं। और ये कब कब्जा करते हैं, इससे प्रश्न फिर से पूछा जाता है, यानी कि 1809-10 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन। 1809-10 में हरियाणा अंग्रेजों के अधीन। यह प्रश्न भी पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। अब यहां पर अंग्रेज क्या करते हैं कि हरियाणा को अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए 3 हिस्सों में बांट देते हैं, और 3 हिस्सों में बांटने के बाद में एक रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति भी करते हैं। यानी कि रेजिडेंट अधिकारी क्या करेगा, अब जो हरियाणा बांटा गया है उसको भाई आप इसमें से संभालिए, इसकी जनता पर शासन कीजिए, कोई फालतू की एक्टिविटी ना कर पाए उसको भी निगरानी में रखिए और राज अपना चलाते रहिए। तो अब क्या होगा, 1819 में हरियाणा को प्रशासनिक दृष्टि से तीन हिस्सों में बांट दिया। और प्रत्येक हिस्से पर एक रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई थी। प्रत्येक हिस्से पर रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति। और जो 3 हिस्सों में बांटा था वो हिस्से कौन से थे, अब थोड़ा सा बात फिर से समझने वाली आती है कि हमारे पास हरियाणा को प्रोसीजर चल रहा है, भी चल रहा है, तो उनको चलते रहने दीजिए। बात हमने 1754 से की थी, बात आ चुकी है अपनी 1819 में। जब 1819 में जो हमारे पास में हरियाणा एज इट इज अब को दिख रहा है ना, ये इसी प्रकार से थोड़ा बहुत आता है अपना हरियाणा, पंचकुला और इधर से ये यमुनानगर, दिल्ली, आप समझ जाना भाई, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है इस मैटर में। ये अपना हरियाणा है। यहाँ से अब अंग्रेज यहाँ पर जो मुगल हैं वो क्या कर रहे हैं, नाम मात्र के हैं भी, ठीक है बैठे हैं जैसे तैसे, अभी हमारा टाइम पास हो रहा है, आप कहोगे वैसे ही कर लेंगे। अंग्रेजों के कहने से चल रही हैं, उन्हीं के कहने पे खाना खा रहे हैं, उन्हीं के कहने पे पानी पी रही हैं, और अगर पचाने की बात करें तो उन्हीं के कहने पे हो रहा है, वरना नहीं होगा। तो अब हमारे पास में अंग्रेज अधिकारी, जो ये हिस्सा है ना हरियाणा, इतना आधा हिस्सा ही इनके पास में था,
तो और इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं। जो ऊपर वाला अंबाड़ा है इसका आसपास का हिस्सा अब इनके पास नहीं है, इनके ये कहां पर है अब इनको भी देखेंगे भाई। ये 3 हिस्सा है और इसको भी 3 हिस्सों में बांटने के लिए वही दिशाओं के अकॉर्डिंग बांटा था इन्होंने। सबसे पहले आया था हमारे पास में उत्तरी, उत्तरी के बाद में आता है मध्य, मध्य में ऐड बना दिया गया इनको इन्होंने दिल्ली, और फिर हमारे पास में यहां पर आया है दक्षिणी। ये चीजें ये इन्हें 3 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया था और इन 3 हिस्सों में बांटा गया और प्रत्येक हिस्से पर क्या था, रेजिडेंट नामक अधिकारी। और ये रेजिडेंट वाली बात एग्जाम में प्रश्न पूछी गई है भाई। कोई भी चीज हो पढ़ना हमेशा डिटेल में पड़ेगा और पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें एग्जामिनेशन में नॉलेज नहीं चाहिए भी। जो स्टूडेंट नॉलेज के पीछे भागते हैं ना उनका एग्जाम कभी नहीं होता भी, उनको नॉलेज जरूर आ जाती है। तो अब हमारे पास में तरीका क्या होता है, जो हमारे पास में एट प्रेजेंट में पूछा गया है, पूछा जा रहा है और एक पॉइंट आगे पूछे जाने की संभावना है। इन्हीं 3 चीजों को आप ध्यान में रखे चलिए। अगर आपके साथ कोई ना कोई फोर्थ कंडीशन आ रही है ना, इसको आप भूल जाओ। अगर कोई फोर्थ लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल भाई जो नया आएगा वो आपके लिए भी नया है और सभी के लिए भी नया है, तो उसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है। हमें जो प्रश्न यहाँ पर क्लास में करवाई गई है, आप ये गलत मत होना देना भी। आपका 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। बहुत जो कंटेंट आपको एक क्लास दी गई है ना, इसी से आपको पता लग जाएगा कि भी हमारे पास जो हरियाणा जीके की आज क्लास आई है, जितने भी हरियाणा जीके के टीचर हैं उनको भी पता लग जाएगा भाई ये कंटेंट वास्तव में दमदार है भी या नहीं भी। ये मैं एक आप लोग हमारे साथ में 2-4 क्लास जुड़ के तो देखिए, भी पता लगे पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में कितना अंतर होता है। एक नॉर्मल हरियाणा जीके तो सभी टीचर करा रहे हैं भाई और बाद में कह देते हैं कि आप ये बुक फॉलो कीजिए भाई। जब हमारे पास आपने फीस दे दी है तो भाई उसमें बुक का क्या काम होता है, मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है भाई। तो इसी बात से छुटकारा देने के लिए आप लोग सिर्फ मात्र 100 रुपये का रजिस्टर और 2 या 3 कह सकते हैं कि कलरफुल पेन लीजिए। जैसे ही हेडिंग डाली जाती है उसमें से जो प्रश्न, मैं यहाँ से हर चीज बताते चलूंगा। रेजिडेंट अगर आपको ये बताएगा ये प्रश्न पूछा गया तो आप इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख लीजिए, एक ही बार में नोट्स बनाइए। कोई ज्यादा बार बार नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। वही पढ़ने का स्मार्ट तरीका यही है, अपने को जैसी भी लिखाई है बस आपको समझ में आनी चाहिए। हमें कोई किताब नहीं छापनी है, हमें एक सिर्फ सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन ही हमारे लिए मायने है, ना तो नोट्स है, ना कोई टीचर है, ना कोई ये स्टडी है। स्टडी भी हमें इतनी ही याद रखनी है कि हमारा एग्जाम तक काम चल जाए, भी ज्यादा नॉलेज के चक्करों में हमें भागना ही नहीं है। तो ये चीजें चलती रहती हैं। तो अगर हमारे पास में 1819 में ये 3 भागों में बांट देते हैं और 3 भाग कौन से आते हैं, वही भाग हमने बात की थी। सबसे पहले आएगा हमारे पास में उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में जो जिले आएंगे अभी बताएंगे आपको। फिर आता है मध्य क्षेत्र, ये वो आते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछी नहीं गई है भाई। रेजिडेंट वाली बात पूछी गई है, 3 चीजें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पता चल जाएगी, मतलब कोई बुक की झंझट आपको लेनी ही नहीं है। दक्षिणी, जहां जहां से प्रश्न आएंगे ना, आप ये क्लास पूरी लगा के देखना और आप लोगों को पता लग जाएगा भी हरियाणा जी की वास्तव में होती कैसी है। तो उत्तरी क्षेत्र, तो उत्तरी क्षेत्र हमारे पास में यहां पर बात आएगी हिसार, हिसार के साथ लगता हुआ रोहतक, पानीपत और सोनीपत, यानी कि ये क्षेत्र हमारे पास इस हिस्से को उत्तरी क्षेत्र में। मध्य क्षेत्र में दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र है। जो दक्षिणी क्षेत्र में हम बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर रेवाड़ी, गुरुग्राम और कौन सा आएगा, फरीदाबाद है और पलवल है। ये चीजें हमारे पास में इस क्षेत्र में रहेगी। उत्तरी क्षेत्र की हम बात करते हैं तो हिसार, रोहतक, रोहतक के बाद में पानीपत और सोनीपत। यहां पर मध्य क्षेत्र में हम बात करेंगे दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र।
फिर हमारे पास दक्षिणी क्षेत्र में बात करेंगे तो कौन सा आएगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम के साथ में लगता हुआ हमारे पास में आता है मेवात। मेवात के बाद में आएगा पलवल, और ये फरीदाबाद है, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आ जाता है भाई। होडल, होडल कहाँ पे है, ये पलवल में ही है। इनको थोड़ा सा अलग हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि इनकी देखरेख अलग से की जाती थी। ये मुस्लिम बहुल इलाका था होडल, और फिर बात आती है पलवल। ये चीजें इस प्रकार से 3 हिस्सों में इनको बांट दिया गया और रेजिडेंट नामक अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि बात हमारे पास में चल रही है 1819 की। जो ये एरिया आ रहा है, चलो इसको भी थोड़ा सा नए वर्ड पे लेते हैं और बात बहुत अच्छे से समझने वाली बात आ रही है। बिल्कुल, आज तक आपने हिस्ट्री बहुत पढ़ी होगी, लेकिन अगर ऐसी पढ़ी है ना तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दें इस टीचर से पढ़ी है, मैं उनके साथ में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आप लोग उनसे पढ़ रहे हैं, मैं भी उनसे ही पढ़ लूंगा। यहां से बात अपने हरियाणा की आ रही है। ये अपना हरियाणा है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं भाई। इंडिया में हरियाणा बनाना, ये चीजें, हाँ चलो इसको नीचे ले लेते हैं। ये दिल्ली है। अब आप लोग मेरे को अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छे से देख पा रहे हो, थोड़ा सा और इसको इधर ले आते हैं। जब हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा था, इधर हमारे पास में ऊपर वाला 3 हिस्से दिल्ली का आसपास का क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सा, यहाँ रोहतक, हिसार, रोहतक, पानीपत और सोनीपत। जो ये अंबाला का क्षेत्र है ना, अब ये हमारे पास में है कहाँ पर पर्सन, ये फिर से टेक्निकल पॉइंट बनता है कि ये है कहाँ पर हमारे पास, और एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ भी लिया। जब हम पूर्ण इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि यहाँ पर जब अमृतसर और लाहौर के आसपास में एक राजा हुआ करता था, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और इसका एरिया भाई ये इस प्रकार से पंजाब, जम्मू कश्मीर का एरिया, हिमाचल, ये इसका शासन इस प्रकार से हुआ करता था भाई। ये अब इसके अंडर में था। जैसे ही 1839 में के बाद में क्या होगा भाई कि मृत्यु कब होती है उनके बारे में तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर और आगे चलेगा, और 2-4 सालों के बाद में ऊपर वाला जो अंबाला का एरिया है उसको अंग्रेज बाद में कब्जा कर पाएंगे, और वो कब करते हैं वो चीजें हमारे पास में आती है, और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो अब हम बात करेंगे कि 1823 में जो अंबाला है ये अंग्रेजों के अधीन आया था हमारे पास। 1823 में अंबाला अंग्रेजों के अधीन। 1823 में अंबाला अंग्रेजों के अधीन। यह प्रश्न फिर से पूछा गया भाई। ये ऊपर वाला तब हिस्सा हमारे पास में किसके था कि महाराजा रणजीत के था, और महाराजा रणजीत की मृत्यु कब होती है 1839 या 40 के आसपास होती है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, अब अंग्रेज क्या करेंगे भाई, जब हरियाणा महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है उसके साथ में उन्होंने कभी भी महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अंग्रेजों ने युद्ध नहीं लड़ा था भाई, उनके जीते जी उनके एरिया में वो गए नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को फ्रांस से ट्रेनिंग दिलवा रखी थी, और ये फ्रांस से जो ट्रेनिंग दिलवा रखी थी ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि उन्होंने अपने पास भी जो सेना थी उसको, तो जैसे ही 1840 में से या 39-40 के बाद महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है, तो अंग्रेज इस हरियाणा वाले क्षेत्र से भी क्या करते हैं ऊपर चले जाते हैं, शक्तिशाली होते जा रहे हैं, और एक ऐड बना दिया जाता है शिमला। और ये अब क्या करेंगे कि एक जो अधिकारी है, ये पद इनको डिवाइड है, अब क्या करेंगे जैसे थोड़ा थोड़ा और जो प्रशासनिक एरिया है बढ़ाते चलेंगे, रेजिडेंट नामक अधिकारी नियुक्त करते चलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 1842 में अंबाला को शिमला के दिन कर दिया, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति रेजिडेंट नामक अधिकारी बैठा है, बोला है तुम अंबाला वाले एरिया को और देखते रहना। तो प्रश्न फिर से पूछा गया कि
अम्बाड़ा को शिमला के अधीन कब किया गया था, और ये पता भी किसी को, मेरे ख्याल में तो स्टूडेंट के लिए तो न्यू है ही है, और कुछ टीचरों के लिए भी बिल्कुल न्यू होगा भाई। 1842 में अम्बाड़ा शिमला के अधीन कर दिया जाता है। अब हमारे पास में क्या कर रहे हैं, ये चीजें चल रही है। 1823 अम्बाड़ा से संबंधित बातें और भी आ चुकी है, क्योंकि शिमला के अधीन हो चुकी है। और हम बात करते हैं, जब ये क्या कर रहे थे, बात 1803 की थी, मराठे कमजोर हो रहे थे, कमजोर होने के बाद में इधर से ये शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो अब यह अंग्रेज अधिकारी क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रशासनिक राज व्यवस्था ये चेंज करते जा रहे हैं, तो अब पूरे भारत में राज्य बनने स्टार्ट होंगे। राज्य बनने स्टार्ट होंगे। पहले तो क्या करते थे, एक राजा का एरिया हुआ करता था, जितना शक्तिशाली है, जितना मर्जी भी उसी एरिया पे कब्जा कर लिया और ये उन्हीं का हो गया। अगर किसी ने दूसरे ने जीत लिया तो वो क्या कर लिया उन्होंने, अब हमारे पास में कम कर लिया। तो अब जैसे ही ये बात 1842 से पहले की हम बात करें, 1823 इसी चीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो उससे पहले की बात आती है कि 1833-34 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था। ये एसआई के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था भाई। 1833-34 से पहले हरियाणा कौन से राज्य का हिस्सा हुआ करता था भाई। आप लोग में मेरे बताने से पहले ये बताइए भी, कौन से राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो भाई ये हम बता सकते हैं, तो जब हमारे पास में ये महाराष्ट्र थे, महाराष्ट्र के बाद में ऊपर मध्य प्रदेश आता है। ऑप्शन आए थे भी, बहुत शानदार ऑप्शन थे। अगर आप लोगों के पास में अगर थोड़ा बहुत दिमाग में उठ रहा होगा कि यूपी होगा, यूपी ऑप्शन में नहीं था भाई। ऑप्शन में थे हमारे पास में एमपी, एमपी के बाद में इधर से थोड़ा बहुत ये अलग राज्य बना चुके हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में इधर इन्होंने और जो भी कोई अलग अलग राज्य बने थे, पंजाब और यूपी उसमें ऑप्शन में नहीं थे। यहाँ से अगर अंग्रेज अधिकारियों की और बात करें तो 2-4 और भी थे भी। तो इनमें से हम बात करते हैं, तो उस समय जो अपना हरियाणा हुआ करता था वो एमपी का हिस्सा हुआ करता था। ये बात एग्जाम में पूछी गई है। तो यानी कि 1833-34 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये एसआई के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये हिस्सा होने के बाद में अब क्या कर रही है भाई, इनके कुछ एक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं भी। ये एक्ट 1784, 81, 83 उसी समय आने स्टार्ट होते हैं भी। ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो उसमें से एक एक्ट आता है 1834 या 33 में, जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, उसमें हरियाणा को मध्य प्रदेश से हटाकर ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना देते हैं, यानी कि आज के यूपी का हिस्सा। तो प्रश्न फिर से पूछा जाता है कि कौन सी एक्ट के तहत इसको, हरियाणा को भाई यूपी में बनाया गया, और यूपी राज्य कब बना। तो ये उसी समय राज्य यूपी राज्य भी बनता है। तो हमारे पास में 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार, या चार्टर एक्ट में हरियाणा को उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना दिया। चार्टर एक्ट में, एक्ट के बाद, लाइन ये बढ़िया रहेगी, एक्ट के बाद हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया। प्रांत का हिस्सा बना दिया।
उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया। और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भी कौन से क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया था? क्योंकि जैसे ही इन्होंने हरियाणा को बांट रखा है तो वैसे ही इन्होंने यूपी को भी बांट रखा था। तो यूपी के कौन से हिस्से में मिलाया गया था? तो ऑप्शन फिर से पूछे जाते हैं कि भी कौन से हिस्से में बनाया गया था। थोड़ा सा आप बताने की कोशिश करो भाई। आपने हरियाणा जी के पढ़ी हुई है कि बात आती है मेरठ। मेरठ के बाद में आता है अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद में आता है, ऑप्शन में हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर के बाद में आता है लखनऊ। कौन सा हो सकता है? लखनऊ। और उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय या हम कह सकते हैं कि राजधानी कौन सी हुआ करती थी, वो भी हमें बताइए भाई, कौन सी हुआ करती थी। दोनों भाई अब मेरे बताने से पहले कमेंट में अपना जवाब दीजिए, क्योंकि बताने के बाद में तो मैं बता ही दूंगा। वीडियो वैसे भी अपनी ऑफलाइन रिकॉर्ड हो रही है, अगर ऑफलाइन में स्टूडेंट बैठे होते तो ये प्रश्न भी मैं 2-4 मिनट के लिए ब्रेक देके उनसे पूछता, उनके माइंड लेवल को चेक करता भी वास्तव में आज तक आपने हरियाणा जी की पढ़ी है या सिर्फ भाई ऐसे ही चलो हाँ हमारे तो भाई कोई सभी टीचर बोल देते हैं कि 25 में से 22 हमारे में से आ जाएंगे। अरे वो तो आएंगे, जब 22% की बात कर रहे हो तो वो तो आएंगे, तो सभी में से आएंगे। आप ये बात क्यों ना बोलिए कि भी जो भी हमारे पास में से अगर 25% आ रहे हैं, अगर 25% में से जो 22 तो कॉमन आ रहे हैं या बोलते हैं 20 कॉमन आ रहे हैं, अगर 20 से ऊपर आप 22-23 कर रहे हो ना, वो चीजें आप हमारे से पढ़ाई हुई ही कर रहे हो। पढ़ाई टीचिंग ये होनी चाहिए भी 20 तो कोई भी टीचर हो नॉर्मल हो उनके आ ही रहे हैं, अगर उनसे ऊपर आप जो है 2 या 3% ठीक कर रहे हो ना, वो कहते हैं भी, उसे कहते हैं रियलिटी का मैं टीचिंग के द्वारा किया गया प्रयास, उनके द्वारा की गई मेहनत। और स्टूडेंट के द्वारा तो उनको सिर्फ याद ही करना होता है। ये चीजें 1 घंटे की वीडियो तो जरूर बनेगी, लेकिन किसी बुक में मिल जाए तो भाई मेरे को बुक बता देना भी उस बुक में ये चीजें दी हुई है भी इसी आसान भाषा में, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो भी मेहनत लगती है तो भाई सुपीरियर स्टूडेंट आप इसे जाया ना करें, आप लोगों के लिए ये चीजें कम से कम भी 6-7 घंटे में तैयार हुई है और आप 1 घंटे में ले रहे हो, और आपको चाहिए भी क्या चीजें। तो इसी चीज को आप भाई कंटिन्यू करते रहते हैं। और ये हमारे पास में जो प्रश्न पूछा गया है कमेंट बॉक्स में बताने से पहले बताना है, तो ये उस समय कानपुर का हिस्सा बना दिया गया था भाई, प्रांत का हिस्सा बना दिया, या हम इसी में से लिख देते हैं भी कानपुर का हिस्सा बना दिया। और उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कि मुख्यालय कौन सा हुआ करता था या राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो उस समय आगरा हुआ करता था। ये प्रश्न भी पूछा गया था भी 1833 के समय भी उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय कौन सा हुआ करता था? आगरा। आगरा था। और ये आगरा भी एग्जाम में पूछा गया है भाई, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। ये चीजें हमारे पास में चलती रही भी। अब हमारे पास समय आ चुका है कितना, हम चले थे 1754 से, बातें हरियाणा पर चलती जा रही हैं। 1800 हमारे पास में 33 से 34 का समय आ चुका है। अब थोड़ा सा क्या होगा, अंग्रेज अधिकारी अपने जो प्रशासनिक क्षेत्र है उस पे शासन धीरे धीरे करते जाएंगे। टैक्स की भरमार होगी, जनता पर क्रूरता करेंगे। तो ये समय हमारे पास थोड़ा सा इन्होंने, क्योंकि शुरुआत में तो क्या किया करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो हमारे पास में नया आता है, बर्ताव अच्छा रहता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो उनकी असली चेहरा सामने आता है। तो असली चेहरा सामने आता है तो क्रूरता दिखा रही है, कठोरता दिखा रही है। तो अब हमारे पास में 1857 की क्रांति होगी, और 1857 की क्रांति होगी तो उसके बाद भी हरियाणा में भी इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या परिणाम देखने को मिलता है तो उसमें भी हम देखेंगे। तो भी इसके बाद हम तो, ये तो नॉर्मल सा प्रश्न है कि यूपी के बाद हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, लेकिन इसी से प्रश्न एक और जबरदस्त पूछा गया भाई, वो भी आप लोगों को पता लगेगा। तो 1857 की क्रांति, इसमें क्या होता है, कारण क्या रहता है कि हरियाणा को यूपी से हटाकर पंजाब में मिला दिया गया। देखेंगे क्या बात आती है 1857 की क्रांति। अब हम बात करते हैं यहां से
ये हमारे पास में हरियाणा आता है। हरियाणा है, समझना पड़ेगा भाई, कोई बात नहीं है, जैसे भी है हरियाणा होना चाहिए। तो यहाँ से 1857 की क्रांति होती है। उनकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन भाई थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, इसका संबंध इससे लेना देना है मेरठ से। और मेरठ में क्या है भाई, हिंदी भाषा के लोग हैं। और इधर अंबाड़ा में एक छावनी हुआ करती थी, अंबाड़ा। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल समानता पाई जाती है। तो समानता पाई जाती है। 1857 की क्रांति, इधर से कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो इधर से भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और सारे ओवरऑल हरियाणा में विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो इसी विद्रोह में कुछ क्या होते हैं कि पटियाला और नाभा, कुछ रियासतें ऐसी भी थी कि जिन्होंने क्या कर दिया था, ये कुछ क्या कर, जो बहुमत या बहुत दल होता है उसमें अंग्रेज उनको तो क्या करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं, और जो छोटा दल होता है ना उनको आगे लाने का प्रयास करते हैं। जिससे क्या हो गई, हमारे पास में एक तो बड़ा दल है उसको दबाया जा रहा है, दो चार अपने पास में छोटा है उनको आप आगे लाओ, अपने पास फेवर में कर देते हैं। कितना टाइम हुआ? 40 मिनट। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि जो बड़ा दल है उसको तो दबा रहे हैं, और छोटे दल है, तो बड़ा दल है उसको दबा रहे हैं और छोटे दल को अपने पास में ला रही हैं। तो पास में ला रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, लाते रहेंगे। तो जब ये 1857 की क्रांति होती है तो अंबाड़ा में इसकी जानकारी, जो हरियाणा का व्यक्ति गद्दार था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन था? श्याम सिंह। भाई गद्दारों से ही दुनिया भरी हुई है, अगर गद्दारी ना होती तो हमारा भारत आज तक भी पता नहीं कहाँ से होता। चलो भाई, मैं इतना हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री के अच्छे ज्ञाता भी हो, स्टूडेंट हो, मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भारत का पहला गद्दार राजा कौन था? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई कौन था। जिसमें से राजा जयचंद का नाम आएगा, जयचंद पहला नहीं था, ये बात भी आप लोगों के लिए बता दी गई है कि भारत का पहला गद्दार राजा जयचंद नहीं है। अब आप लोग सर्च कीजिए भाई। तो क्या होता है, यहाँ से पटियाला है, नाभा है, और इधर जींद है। इन्होंने रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया, और इधर इनकी समानता हो रही है। तो समानता हो रही है तो इन्होंने एक ये ऐसी दीवार बनाई कि इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई समानता न देखने को मिले। इधर यूपी है और इधर हमारे पास में पंजाब है। तो अब ये क्या करते हैं कि इसको पंजाब में शामिल कर देते हैं, क्योंकि इधर इसके फेवर के लोग रहते हैं, और जो इधर में जो बिल्कुल इनकी समानता चल रही थी, इनके दो हिस्से हो चुके हैं। तो ये क्या थी? फूट डालो और शासन करो। अब अंग्रेज धीरे धीरे भाई अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए प्रगति पथ पर चलना स्टार्ट हो रही है, और क्रांति का विद्रोह भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिला था। चलो ठीक है जी, एक दो प्रश्न और भी आते हैं। आपने हरियाणा जी की फिर से पढ़ी है कि 1857 की क्रांति के समय भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी हुआ करती थी? ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई कौन सी हुआ करती थी। तो अब हमारे पास में 1857 की क्रांति, जिसमें से क्या होगा भाई, स्थानीय लोगों ने इन्होंने क्या कर दिया भाई, अंग्रेजों का विद्रोह किया, और पंजाब में जो पंजाबी भाषा के लोग थे इन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजों का साथ दिया। तो जिसके बाद में एक चार्टर एक्ट आता है। तो 1858 के चार्टर एक्ट के बाद हरियाणा को यूपी से हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया। चार्टर के बाद हरियाणा को यूपी से हटाकर के बाद, आप नोट्स बनाते चलिए भाई, हरियाणा को यूपी से हटाकर पंजाब में शामिल कर दिया। यहां से एक प्रश्न फिर से बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा गया था भी कि पंजाब राज्य का गठन कब? बहुत शानदार प्रश्न था। देखते ही देखते भी सभी के
होश उड़ने वाले प्रश्न था। और शानदार, जैसे जैसे ही ये 1857 का चार्टर एक्ट आता है, उससे पहले क्या था भाई, हरियाणा जैसे ही कोई शिमला के दिन था, कोई कहीं था, तो अब हमारे पास में कुछ फेवर के लोग रहते हैं और कुछ गद्दार भी हैं, तो इनको इनका फेवर करेंगे तो ये हमारे पास के इतना हमारे पास कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे, तो ये पंजाब का एरिया ज्यादा, अब तो महाराजा रणजीत सिंह 1840 के आसपास की उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो पूरा एरिया ही अंग्रेजों का हो चुका है। तो 1858 में ही क्या करते हैं, पंजाब राज्य का गठन हुआ था। 1858 में पंजाब राज्य का गठन। में पंजाब राज्य का गठन, ये चीजें आ रही है। और इसमें जो वायसराय हुआ करता था, जो लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, लॉर्ड कर्जन कैनिंग, और उसके बाद में उनको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल भी बना दिया जाता है, क्योंकि ये क्रांति के बाद में भी मेरा नाम चेंज कर दो भाई, मेरी पूरी तरह बेइज्जती हो रही है। चलो ठीक है, कोई 2-4 रियासत ने हमारा साथ दे दिया तो हम यहाँ पर बच पाए थे, नहीं वरना यहाँ पर बचने का भी कोई काम ही नहीं था। तो ये चीजें हमारे पास में थी, तो ये चीजें हमारे पास में थी। तो कैनिंग, तो अब हमारे पास हरियाणा को क्या कर दिया जाता है कि प्रशासनिक दृष्टि से पहले वाली बातें थी ना, जो इनको 3 हिस्सों में बांटा, अब उनको भी रफ कर दिया गया है, क्योंकि 1857 क्रांति हो गई। बोले तुम जो रेजिडेंट अधिकारी हैं उनको बोलते हैं तुम काम के नहीं हो, यहाँ से लोगों को ही नहीं दबा पाए तो तुम कर क्या सकते हो। और इधर से ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये 1857 या 56 में ही गवर्नर जनरल बना था। उससे पहले अमेरिका में भी इनका एक बहुत सारा बड़ा विद्रोह हुआ था, ये वहां से भी पिट पाट के आ रहा था, इनके पास कोई वो नहीं थी। ये वैसे अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये जाई लेने वाले काम कर रहा था। और इधर आते 1857 की क्रांति है, ये इनको वैसे तो हटाने वाला ही था। ये भी एक नालायक बहादुर शाह जफर द्वितीय की तरह ही गवर्नर जनरल था, लेकिन इनकी अंग्रेज अधिकारी या महारानियों के पास में चलती ज्यादा थी, तो चलती ज्यादा थी तो भैया कुर्सी पे बना रहा, यानी कि गवर्नर जनरल बना रहा। तो उसके बाद में इनको क्या कर दिया जाता है, वॉइस रॉय बना दिया जाता है। और वॉइस रॉय बनाने के बाद में कुछ 1-2 अंग्रेज अधिकारी और आते हैं, जो इनको वही शासन प्रशासन चलाने की गाइडलाइन जारी करते हैं, जिसमें से हरियाणा को क्या कर दिया जाता है, प्रशासनिक दृष्टि से 2 डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता है। और 2 डिवीजन कौन से बनाए जाते हैं, एक तो दिल्ली डिवीजन और एक हिसार डिवीजन। ये डिवीजन बना दिए जाते हैं, यानी कि दिल्ली के बाद में हमारे पास में दिल्ली, गुरुग्राम और पानीपत है, ये तो भी इनका मुख्य ही है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के साथ में रखना जरूरी है। अगर इनके आसपास में अगर दिल्ली में कहीं ना कहीं अटैक हुआ तो भाई ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदायी होगा। फिर हिसार डिवीजन बना दिया जाता है, इसको इस क्षेत्र में शामिल कर दिया जाता है, जो हिसार डिवीजन होता है। और प्रत्येक डिवीजन पर क्या कर दिया जाता है, एक डिप्टी कमिश्नर बिठा दिया जाता है। डिप्टी कमिश्नर, पहले रेजिडेंट था, अब डिप्टी कमिश्नर आ चुका है। दोनों प्रश्न अधिकारियों से पूछे जाते हैं कि जब हमारे पास में 1819 में कौन सा अधिकारी था, रेजिडेंट, और अब हमारे पास में 1858 के बाद जो हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया है, तब कौन सा अधिकारी बिठाया गया है, डिप्टी कमिश्नर। दोनों के दोनों प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, भी बहुत सारे काम की चीजें हैं। ये भी ब्लैक जो अपना डिजिटल बोर्ड है, इसमें ये टेक्निकल एरर है, इस बात को आप ध्यान में न रखें। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो लिखा रहा हूँ, उसी चीज को आप आगे चलते चलिए। तो अब हमारे पास में हरियाणा को क्या कर दिया गया है कि 2 डिवीजनों में बांट दिया गया। प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को 2 भागों में विभाजित, प्रशासनिक दृष्टि से हरियाणा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दो भागों में विभाजित। कौन से भाग आते हैं, सबसे पहले आएगा हमारे पास में 2 भागों की जगह 2 डिवीजन बांटिए भैया, है तो बात ही हिंदी, और ये वो डिवीजन इंग्लिश का वर्ड है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में दिल्ली डिवीजन।
दिल्ली डिवीजन। इसमें कौन सा एरिया आता है हमारे पास में? सेकंड में आएगा हमारे पास में हिसार डिवीजन। ये डिवीजनों के बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो अधिकारी बैठे थे उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनसे पूछे जा चुके हैं। तो क्या पता अब भाई डिवीजनों के ऊपर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं भी कौन से 2 डिवीजन हुआ करते थे। तो हमारे पास में इस समय इसका मुख्यालय की बात करें या हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका दिल्ली ही था, और इसके आसपास का एरिया कौन सा हुआ करता था? गुरुग्राम वाला। दिल्ली, गुरुग्राम और पानीपत। दिल्ली, गुरुग्राम और पानीपत, ये 2 हिस्से। हिसार वाले में हमारे पास में इसका हेडक्वार्टर कौन सा रहेगा? हिसार ही रहेगा, क्योंकि हिसार में अब क्या कर रहा है? डिप्टी कमिश्नर बैठ रहा है, तो हिसार। हिसार। और इसका एरिया की हम बात करते हैं हिसार, रोहतक और सिरसा, या इधर से चले तो भी सिरसा, हिसार और रोहतक। सिरसा, हिसार और रोहतक। अब चलो भाई, आप लोग हरियाणा जीके के अच्छे ज्ञाता हो, आपने पढ़ी है कि हिसार और रोहतक जिलों का गठन कब हुआ था? हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताइए आप लोग। 1966 के बाद नहीं बतानी है अभी आप। ये 3 प्रश्न हमारे पास में रहेंगे भी कौन से थे कि हिसार और रोहतक जिले का गठन कब हुआ था, किसके अकॉर्डिंग? इतिहास के अकॉर्डिंग बताना है, ना कि 1966 के बाद ये आप बोल दोगे कि भी हिसार और रोहतक तो भाई हमारे पास में मूल जिले हुआ करते थे भी, एक नाम 1966 को मिले, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ये अकॉर्डिंग है इतिहास के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है भाई। देखते हैं आपकी जीके कितनी मजबूत है। फिर हमारे पास में हम बात, दोनों के दोनों प्रश्न वे भी पूछे गए हैं, और प्रत्येक डिवीजन पर एक डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया, और ये डिप्टी कमिश्नर एग्जामिनर पूछ चुका है। प्रत्येक डिवीजन पर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। कमिश्नर नियुक्त कर दिया। ये डिप्टी कमिश्नर एग्जामिनर में पूछा जाता है। अब चलो भाई, 1857 की क्रांति हो चुकी है। 1858 में पंजाब राज्य का गठन हो चुका है। पंजाब राज्य में हरियाणा को यूपी से हटाकर मिला भी दिया गया है। हरियाणा को 2 डिवीजनों में भी बांटा दिया गया है, दिल्ली डिवीजन और हिसार डिवीजन, और प्रत्येक डिवीजन पर डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब चीजें क्या हो चुकी है? हरियाणा के साथ में भाई पूर्ण रूप से भेदभाव चल रहा है। भी भेदभाव चल रहा है, आप देख रहे हो कि कैसे, जैसे हम शुरुआत में बात करते हैं, हमारा हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रदेश से यूपी में हटा दिया, यूपी में हटाने के बाद में पंजाब में शामिल कर दिया। ऐसे तो भाई हम कोई चीज वस्तु थोड़ी ना है, एक राज्य है, राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनकी भावनाएं भी आती हैं, तो भावनाएं भी आती हैं, तो भाई उसका परिणाम अब हमें देखने को मिलेगा धीरे धीरे। अब जैसे ये आगे चल रही हैं, 1858 के बाद में अंग्रेजों के द्वारा जो शासन है, जो डिवीजन है, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे भाई, चलते रहेंगे। अब पंजाब राज्य के अधीन हो चुके हैं, तो पंजाब राज्य में कुछ स्थानीय लोग भी धीरे धीरे प्रशासन में आने लग जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी अब उनको क्या करेंगे, विश्वसनीय बन चुके हैं। क्यों? उनके फेवर के थे पटियाला और नाभा, तो उन्होंने 1857 की क्रांति में उनका साथ दे दिया, तो अब उनके वो विश्वसनीय बन चुके हैं, विश्वास पात्र बन चुके हैं। तो उसमें से कुछ स्थानीय लोग अब सत्ता में भी बैठने लग जाते हैं। तो सत्ता में बैठने लग जाते हैं, तो अब क्या करेंगे भी, अब दोनों जिलों में, दोनों राज्यों में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सर्वे करवाते हैं। और सर्वे में जो भाषा के आधार पे वाद विवाद चल रहा होता है, चल तो नहीं रहा है, जो दिक्कत आ रही है उनके बारे में क्या बताने का काम करते हैं, वो बताते हैं। तो उनके बारे में ये बताते हैं कि 1892-93 में एक रिपोर्ट आती है, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। 1892-93 पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट।
एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या कहती है कि हमारे पास जो पंजाब में हरियाणा के हिस्से को शामिल किया गया है उसमें हिंदी भाषा के लोग हैं और पंजाब में मूल रूप से भी पंजाबी भाषा के लोग हैं। तो ये रिपोर्ट ये कहने का काम करती है कि वस्तुतः हरियाणा और पंजाब के लोगों में भाषा के आधार पर काफी विभिन्नता है। तो इसमें यह रिपोर्ट क्या बताती है कि वस्तुतः हरियाणा और पंजाब के लोगों में भाषा के आधार पे काफी विभिन्नता है, या पंजाब के लोगों में काफी भेद है। और भेद का आधार क्या बताया? भाषा का आधार में काफी भेद है। और भेद क्या बताते हैं? भाषा का आधार। अब क्या होगा भाई? अब हमारे पास हरियाणा अलग करने की मांग उठने लगेगी। भी मांग कैसे उठेगी बता दिए जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास भी हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। मध्य प्रदेश से में मिला दिया गया यूपी में, यूपी के बाद में मिला दिया गया पंजाब में, और पंजाब में मिलाने के बाद में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि आप लोग हमसे भी मेल ही नहीं खाते, आपका रहन सहन और हमारा रहन सहन भाई अलग है। तो भाई अलग है तो ये बात तो भाई बात होती है ना कि थारा भाई की तो बेइज्जती होगी। तो भाई उसी बेइज्जती से बचने के लिए अब क्या करेगा भाई? हरियाणा के कुछ स्थानीय लोग हरियाणा को अलग करने की मांग उठाएंगे। भी जो मांग उठाएंगे उनको भी बहुत सारी सीक्वेंस में अलग अलग नेता अलग अलग समय पर मांग उठाते हैं। इस मांग को हम 2 वीडियो और लगेगी जब हम 1966 तक चलेंगे। तो भाई 1966 तक चलेंगे। ये हमारे पास आज फर्स्ट वीडियो है हरियाणा के उदय की, और 2 वीडियो और आएगी, उसमें से आप देख लेना। उससे पहले आपको हरियाणा जी की कितनी आती थी और ये 3 वीडियो पढ़ने के बाद में आपकी हरियाणा जी के कैसी हो चुकी है। तो आज आप लोगों के लिए वीडियो ये रहेगी मांग वाली सेकंड। और उसके बाद 1966 में जो जो हमारे पास में क्षेत्रीय फार्मूला है, जो जो संघर्षीय समितियां बनेंगी, कौन से स्थानीय नेता आएंगे, कौन सा मास्टर तारा सिंह का भी रोल रहेगा, गोपीनाथ भार्गव जो पंजाब के पहले सीएम रहते हैं उनका कोई खास रोल तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में जो जो सीएम बनते हैं 70 फार्मूला भी आता है। वो चीजें अपने पास तीसरी क्लास में रहेंगे। 3 क्लासों के बाद में आप लोग अपनी हरियाणा जी के जजमेंट करना। मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, आप लोग में 3 क्लासों तक साथ में रहिए। उसके बाद जो क्लास आएगी अपने आप कहने की तो जरूरत ही नहीं है। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है ना, बहुत मेहनत के साथ में और बुक फ्री कंटेंट है। अब आप लोगों के लिए कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।